बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत और चीन के बीच सीमा पर जबरदस्त तनाव है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन व्यापारिक संबंध पर चिंता जता चुके हैं। उन्होंने चीन से जुड़े निवेश की समीक्षा करने की वकालत की है। चीन से आने वाले निवेश पर चिंता जताते हुए जयशंकर ने कहा है कि सरकार की ये स्थिति कभी नहीं रही कि हमें चीन से निवेश नहीं लेना चाहिए या चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए, लेकिन निवेश के मामले में ये सामान्य समझ है कि चीन से आने वाले निवेशों की जांच की जानी चाहिए। कम से कम भारत चीन के बीच रिश्तों की स्थिति इसकी मांग करती है। उन्होंने निवेशों की मंजूरी से पहले सावधानी पूर्वक जांच की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि अन्य देशों की तरह चीन के निवेशों की भी जांच की जा रही है, हालांकि इसका स्तर अलग हो सकता है। जयशंकर ने यह भी कहा है कि भारत को केवल चीन से आने वाले निवेशों पर ही नहीं बल्कि सभी विदेशी निवेशों पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं निवेश और विकास के पक्ष में हूं और कहीं ना कहीं एक संतुलन इसमें होना चाहिए। ये बयान उस वक्त आया जब भारत और चीन के बीच व्यापारिक ताल्लुकात पर बहस जारी है। बता दें आपको कि बावजूद इसके दोनों देशों के बीच सरहद पर तनाव बना हुआ है और चीन ने चुपचाप भारत में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। भारत को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी करने में विफल रहने के बाद चीन ने स्टार्टअप में उद्यम निवेश के माध्यम से भारतीय बाजार में प्रवेश किया है। चीनी तकनीकी निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप में लगभग $4 बिलियन का निवेश किया है। उनकी सफलता का आलम यह है कि मार्च 2020 तक के 5 वर्षों में भारत के 30 यूनिकॉर्न में से 18 अब चीनी वित्त पोषित है। बता दें कि ओप्पो और Xiaomi जैसी चीनी स्मार्टफोन सैमसंग और एप्पल को पीछे छोड़ते हुए अनुमानित 72% शेयरों के साथ भारतीय बाजार में सबसे आगे देखी जा रही है। तो बता दें आपको कि चीनी निवेश से भारत को कितना खतरा है, ये समझने की आज हम कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर जिस तरह से जबरदस्त तनाव बना हुआ है, विदेश मंत्री ने भारत चीन व्यापारिक संबंध पर चिंता जताई है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिंता क्यों जताई गई है और वाकई क्या चिंता की बात है। तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़ गए हैं जो कि अर्थशास्त्री है। अश्विनी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करोड़ी जी आपके साथ करते हैं। सर, जिस तरह से एस जयशंकर विदेश मंत्री ने इस बात को कहा है कि और चिंता जताई है चीनी निवेश पर कि किस तरह से भारत में चीनी निवेश हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं विश्लेषण करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है और आखिर कहाँ कहाँ तक ये चीनी निवेश पहुँचा है उसको भी यहाँ पर तफसील से समझने की ज़रूरत है। क्यों आपको आप क्या सोचते हैं कि क्यों ऐसा लगा एस जयशंकर को और क्यों ये बात उन्होंने बोली, क्यों इस पर चिंता जताई कि चीनी निवेश भारत में बढ़ रहा है, उस पर चिंता जताई क्यों? करोड़ी जी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही सर, मैं एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ अश्विनी राणा जी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आवाज़ मिल पा रही है आपको? सुन पा रहे हैं सर आप हमें? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है अश्विनी जी, जिस तरह से एस जयशंकर ने चिंता जताई है कि चीनी निवेश जो है उसका कहीं ना कहीं विश्लेषण करने की ज़रूरत है, उस पर चिंता जताई है कि भारत चीन व्यापारिक संबंध में चिंता जताई है। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री हैं, एक अच्छे पद पर हैं और उस तरह से चिंता जताना ये क्या बताता है, ये क्या जताता है अश्विनी जी? देखिए, जो इस देश के लिए उन्होंने चिंता जताई है वो हमारे देश के लिए नहीं है। देश भी उस जो निवेश है चाइना से उससे चिंतित रहते हैं। कारण क्या है कि हमारे देश में पर्टिकुलर जो भी चाइना से निवेश आ रहा है उनकी चिंता है कि स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं होनी चाहिए। ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कि मान लो डिफेंस है, इंटेलिजेंस है, IT है, उस सेक्टर्स में जहां से कि कोई हमारी सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट हो तो वो सेक्टर्स के ऊपर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट
फॉरेन का, और पर्टिकुलर चाइना का नहीं होना चाहिए। बाकी कंट्रीज के लिए भी जो है वो देश जो है उसके बारे में सोचता है। चाइना के बारे में पर्टिकुलर इसलिए भी हो रहा है। और दूसरा, चाइना से बहुत सारी कंपनी, मतलब वो चाइना की नहीं है, दूसरे देशों की भी वहाँ अपना जो उनका वो समेट कर जो है भारत की तरफ मूव कर रही है। तो उसके कारण से भी चाइना को जो है समस्या हो रही है। तो चाइना ने जहां जहां पर भी जिन जिन देशों में निवेश किया है, उन उन देशों के लिए वो सिरदर्दी बना है। ऐसे बड़े देश, चाहे वो यूएस हो या यूरोप हो, कहीं पर भी उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उन देशों के लिए कहीं ना कहीं सिरदर्द बनता है। और छोटे देशों के तो हमने हालत देख कर श्रीलंका भी देख ली, बांग्लादेश, पाकिस्तान की किस प्रकार से वो इस पर पहले इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद उसको कब्जा करने की या अपने टर्म्स पे काम करने। तो भारत में वो वैसा तो नहीं कर सकता, लेकिन भारत में जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है जिस सेक्टर में, उसके लिए सरकार बिल्कुल चिंतित भी है और उनको वो इन्वेस्टमेंट करने भी नहीं देती उन कंपनी। जी ठीक है। करोड़ी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी करोड़ी जी, एस जयशंकर ने जिस बात पर चिंता जताई है, वाकई क्या ये जताने की जरूरत है, या जिस बात का जिक्र भी अश्विनी जी कर रहे थे उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, जयशंकर जी ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि चाइना एक डिफिकल्ट नेबर है, उससे हमारे रिलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ। लेकिन मल्टी डायमेंशनल रिलेशन भी है। जहाँ तक बॉर्डर डिस्प्यूट का सवाल है, बहुत लंबा बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर से भी लंबा, जो डिमार्केटेड नहीं है और उसमें डिस्प्यूट होते रहे हैं। और 2017 के बाद हालात ज्यादा खराब हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है 2017 के बाद चाइना से बॉर्डर पे हालात क्यों बिगड़े। फिर दूसरा है कि बॉर्डर डिस्प्यूट के लेके अलग अलग इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म है। अभी तक 22 फोर्पस कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन है, उसकी 31 राउंड की बातचीत हो चुकी है और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बात हो चुकी है, लेकिन वो समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी चीन के साथ भारत का व्यापार और इन्वेस्टमेंट निरंतर रूप से बढ़ रहा है। 2000 में केवल 3 बिलियन का ट्रेड था इंडिया चाइना के बीच में, आज 95 बिलियन से ऊपर ट्रेड हो रहा है दोनों देशों के बीच में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि चाइना और भारत का ट्रेड को हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत के कंज्यूमर को जो आइटम्स चाहिए वो अभी भारत उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा है। तो हमें इसमें एक तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है वो भारत में हम इंडियन कंज्यूमर को क्यों नहीं दे सकते। अगर उसका विकल्प हम निकाल लेते हैं तो चाइना पे ट्रेड का जो इम्बैलेंस है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट हम बहुत कम कर रहे हैं, और जो गैप डेफिसिट है वो 52 बिलियन का है, तो बहुत ज्यादा डेफिसिट है। तो उसको हमें बैलेंस करना है। जो इन्वेस्टमेंट की बात है, वो चाइना के जब कोरोना के बाद ये सोचा गया था कि चाइना से बहुत सी कंपनियां हैं वो बाहर शिफ्ट कर रही हैं, उसको ग्लोबल लेवल पे हमने C+1 नाम दिया और उससे ये मान के चल रहे थे कि वो ज्यादातर कंपनियां हैं वो भारत में शिफ्ट करेंगी। लेकिन हमारा जो अनुभव है वो ये बताता है कि ज्यादातर कंपनियां साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, ताइवान, उसके वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है या दूसरे देशों में शिफ्ट हुई। इंडिया में उतनी शिफ्ट नहीं कर पाई जितना होना चाहिए था। तो जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा नहीं है जितना हम एस्टिमेट करके चल रहे थे। और इसलिए अभी बजट से पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि चाइना से इन्वेस्टमेंट को हमें एनकरेज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि उन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो सजेशन है मैं उसको डिसऑन नहीं करती हूँ। तो चाइना से इन्वेस्टमेंट तो लेना है, लेकिन हमारी अपनी प्रायोरिटी भी होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट दो रूप से आ रहा है। एक तो डायरेक्ट चाइनीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, दूसरा एन रूट होके आ रहा है थर्ड कंट्री से, सिंगापुर से या थाईलैंड से या जो दूसरे कंट्रीज हैं उनसे आ रहा है।
तो जो डायरेक्ट आ रहा है उसको तो मॉनिटर कर सकते हैं कि वो कौन कौन से सेक्टर्स में आ रहा है, लेकिन जो थर्ड कंट्री है उनसे हमारे रिलेशन अलग तरीके के हैं, तो उसके थ्रू आ रहा है चाइनीज, वो हमारे जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड है, सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव हैं, उन पे हमें थोड़ा निगरानी रखनी चाहिए। इसलिए जो हमारे विदेश मंत्री ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हमें इन्वेस्टमेंट तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं हम, और हमारे को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन हमें उसके बारे में पीरियोडिकल रिव्यू करना चाहिए। केवल चाइना का नहीं, दूसरे देशों से भी इन्वेस्टमेंट आता है, उसको हमें पीरियोडिकल इवेल्युएट और रिव्यू करना चाहिए कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल कितना हो रहा है, और क्या हमारे को सिक्योरिटी या जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनमें कहीं उसका गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो यह कि स्वाभाविक प्रक्रिया हर देश को ये करना चाहिए, और भारत को विशेष रूप से करना चाहिए चाइनीज केस में, क्योंकि चाइना जिस तरह से असर्ट कर रहा है ग्लोबल लेवल पे और भारत को राइवल मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसके बारे में तो सतर्क रहना चाहिए। लेकिन चाइना और भारत बहुत से ग्लोबल इश्यूज पे पार्टनरशिप भी रखते हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज को लेके है, या ग्लोबल साउथ को लेके है, या यूएन के पुनर्गठन को लेके संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो कुछ देशों में चाइना, कुछ इश्यूज में चाइना और भारत के कॉमन इंटरेस्ट है, कन्वर्जेंस हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रतिस्पर्धा भी है। ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेके चाइना और भारत में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। ग्लोबल साउथ का चाइना लीडर बनना चाहता है और भारत की भी एस्पिरेशन है, लेकिन दोनों देश ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते, क्योंकि दोनों देशों का जो लक्ष्य है वो है भारत 2047 में, चाइना 2049 में ग्लोबली डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं। दोनों को लक्ष्य प्राप्त करने में डिफिकल्टी होगी अगर दोनों में कन्फ्रंटेशन होगा, और दोनों में अगर सहयोग होगा तो दोनों की आर्थिक प्रगति होगी, तकनीकी प्रगति होगी, और उसके लिए जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सुलझाने के लिए एक अच्छा वातावरण बनेगा। तो भविष्य में जो बॉर्डर का कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट है वो भी रिजोल्व हो सके, वो आर्थिक सहयोग, कोऑपरेशन होगा, वो सहायक होगा। जी न्याज। ठीक है अश्विनी जी, जिस बात का जिक्र देखिए अभी करोड़ी जी कर रहे थे, बहुत ही विस्तार से उन्होंने समझाया, लेकिन प्राथमिकताओं की भी बात की कि ठीक है अगर वहां से निवेश हो रहा है तो हमारी भी तो अपनी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उसको हम दरकिनार ना करें। ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं आप समझते हैं जो अर्थव्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, भले ही उनकी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करे, लेकिन हमारे लिए भी वो हम प्रायोरिटी पे रखते हैं, हम अपनी प्राथमिकताओं पे रखते हैं? क्या चीज ऐसी होनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, निर्मल जी ने जो कहा है वो भी ठीक है, और जो जयशंकर जी कह रहे हैं वो भी ठीक है। और प्राथमिकताओं को मैंने कहा, पहले भी कहा कि हमारी प्राथमिकता वो है कि भाई ठीक है हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन किस एरिया में चाहिए। अब जिस एरिया में हम चाहते हैं वहां इन्वेस्टमेंट आएगा और वो ठीक है, लेकिन चाइना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी ऐसे एरिया में जो कि हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, तो उसमें तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जो वहां पर जो जिस तरह से उनका ग्लोबली चाइना का जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को भी, और बहुत कुछ डिपेंडेंसी चाइना पर इंडिया ने, जो भारत ने वो खत्म की है। बहुत सारी चीजों का जो हम इंपोर्ट करते हैं तो वो खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर कंपैरेटिवली जो है इकोनॉमिकली चीजें वहां से इंपोर्ट होकर आती हैं, इसलिए अभी भी वहां बना हुआ है। तो वो जब तक वो जो शिफ्टिंग है चाइना से दूसरे कंट्रीज में या हमारे यहाँ पर नहीं होगी, तब तक हमारी डिपेंडेंसी मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर एरिया में भी और टेक्नोलॉजी में वहां रहेगी। लेकिन जो एफडीए की बात है तो वो उन्हीं एरिया में एक्सपेक्टेड है और होना चाहिए जहां पर भारत को जरूरत भी है, और भारत के लिए वो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बन सकता। जी ठीक है सर, इसी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारत में चीन का निवेश बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, इससे भारत को कैसे फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, और अब आगे भारत का क्या कदम होगा। क्या भारत को भी उस टेक्निक के आधार पर अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है जिस पर फिलहाल चीन चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि भारतीय स्टार्टअप में लगभग $4 बिलियन का निवेश भारतीय बाजार में चीन कर रहा है और लगातार चीन अब भारतीय बाजार पर कब्जा करता जा रहा है। खास तौर पर अगर हम देखें मोबाइल फ़ोन और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि सीधे सीधे चीन से आ रही है और वो ज़ाहिर तौर पर बाकी जो इंडिया के प्रोडक्ट है उसको पीछे छोड़ती है। लेकिन यहाँ पर करोड़ी जी समझने की ज़रूरत ये भी है कि देखिए ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है सर। अगर हम मार्केट में देखते हैं चाइना से जो आते हैं वो बहुत कम दामों पे मिलते हैं, लेकिन वही इंडिया में बने होते हैं ज़्यादा दामों में बने होते हैं और ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो अपनी पॉकेट देखते हुए, अपनी जेब देखते हुए उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो कि सस्ते उन्हें मिलेंगे। एक चीज़ जो 10 रुपये में मिल रही है उसमें सारे फीचर्स हैं और वो वही चीज़, वही फीचर्स वाली चीज़ें इंसान 20 रुपये में क्यों खरीदेगा? तो जाहिर तौर पे चाइना का प्रोडक्ट जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो पूरी तरह से कब्जा चीन का होता हुआ दिखाई दे रहा है भारतीय बाजार में, ये आने वाले भविष्य के लिए हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कतों की बात है? देखिए नेहा जी, आपने जो प्राइस कॉन्शियसनेस की बात कही, ये हमारी एक तरह की आर्थिक संस्कृति का लक्षण बन चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राइस कॉन्शियसनेस ज्यादा है, क्वालिटी कॉन्शियसनेस कम है। हम गुणवत्ता पे कम ध्यान देते हैं, सस्ती मिलती है उसको लेते हैं, तो उसका चाइना अच्छी तरह फायदा उठा रहा है। चाइना वहाँ से सब्सिडी भी देता है अपने मैन्युफैक्चरर्स को और फिर यहाँ आते हैं तो वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उससे सस्ती पड़ जाती है। इसलिए हमारा यहाँ का कंज्यूमर है तो चाइनीज गुड्स के प्रति अट्रैक्ट होता है। हाँ। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी है कि हमारा माइंडसेट ऐसा है। अगर चाइना का इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहा भारत में, क्योंकि अगर हम देखें कि वेल्थ क्रिएशन में देखें पिछले 2010 से 2023 के बीच में देखें तो भारत में दौलत के जो वृद्धि हुई है वो 133% बढ़ा है भारत का दौलत। चीन का दौलत 185% बढ़ा है। तो जो कुछ हमारे साथी सोशल मीडिया पे कहते हैं चाइना की अर्थव्यवस्था संकट में है, संकट में नहीं है। चाइना की दौलत निरंतर रूप से बढ़ रही है। दूसरा, चाइना जिस तरह का सिलेक्टिव है, चाइना में जैसे हाउसिंग सेक्टर का सैचुरेशन पॉइंट आ गया, डिमांड से ज्यादा सप्लाई होने लगे, तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी उसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया और उसके लिए ग्लोबल लेवल पे ह्यू एंड क्राई हुआ कि ये क्रैक डाउन कर रहा है चाइना इन सेक्टर्स पे। तो वो चाइना अपनी प्रायोरिटी समझता है, अपने प्रायोरिटी के सेक्टर हैं उनको एनकरेज करता है और जो प्रायोरिटी में कम है उनको डिस्करेज करता है। हाउसिंग सेक्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमें भी हमारा जो आवश्यकताएं हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट निश्चित रूप से उन्हीं में लेना चाहिए और जो हमारे लिए सामरिक और सुरक्षा संबंधी सेक्टर हैं उनमें चाइना को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जरूरत भारत को है। क्योंकि किसी भी देश की जीडीपी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी फास्ट बढ़ती है और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। आज जितने विकसित देश हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम है, 1.5%, 2%, और भारत जैसे देश की 7%, 7.5%, 8%। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी बहुत फास्ट तरीके से चल रही है। हाँ। और इसमें अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो और बूस्ट मिलेगा और जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो उसमें एक जो अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है वो जॉइंट वेंचर हो सकता है। चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं या इंडियन कंपनी से जॉइंट वेंचर करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन वो केवल कंज्यूमर आइटम्स में है या जो कैपिटल गुड्स हैं उनमें रहे। जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनमें हम थोड़ा अवॉइड करें तो ज्यादा बढ़िया होगा। उसके लिए कुछ अलग से हमें नॉर्म्स बनाने की जरूरत है। कुछ तो ऑलरेडी हैं लेकिन कुछ और बनाने की जरूरत है। दूसरा, जो चाइना का एनरूट होके आ रहा है थर्ड कंट्री से, उनके बारे में हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होगी कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो थर्ड कंट्री से आ रहा है, जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त कंट्री हैं, उनके थ्रू आके कहीं हमारे जो सिक्योरिटी या हमारी जो सुरक्षा और संप्रभुता है उसमें कहीं वो इंटरवेंशन तो नहीं हो रहा है। तो इनके बारे में हमें प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए और इसीलिए हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत
डिफिकल्ट कंट्री है, चाइना के साथ हमें सतर्क होकर चलना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट को रोकना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जरूरत है, दूसरे सेक्टर्स में भी जरूरत है, और दूसरे देश जापान है या यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी भी अपनी सीमा है भारत में इन्वेस्ट करने की। तो भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसलिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उनको हम चाइना में किस तरह से एक्सपोर्ट करें और जिससे हमारा ट्रेड बैलेंस में संतुलन बने, उसके लिए भी प्रयास होने चाहिए नेहा जी। तो हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करें, बुद्धिमत्ता तो विवेकपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करें, और केवल एक्सेप्ट नहीं करें, उसको एनकरेज भी करें कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो आइटम्स हैं वो बढ़े, और उससे भारत का एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत का ग्रोथ बढ़ेगा, भारत एक विकसित देश की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये होना जरूरी है। तो हमारे विदेश मंत्री ने या पहले हमारे वित्त मंत्री ने कोई गलत बात नहीं कही है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट तो लेना है, और ये भी कहा है कि हमारी नीति भी नहीं है ये कि हम व्यापार को रेस्ट्रिक्ट करें या इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। वैसे कई बार हमारे यहाँ एक पब्लिक ओपिनियन ऐसा बनता है कि चाइनीज गुड्स को बाइकआउट करें, जैसे दिवाली के समय चाइनीज आइटम्स बहुत आते हैं और एक तरह का कैंपेन चलता है कि हम चाइना के गुड्स को बाइकआउट करें, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। वो यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ की जनसामान्य है, वो करता है। तो वो एक राष्ट्रीयता का भाव अगर जनसामान्य में है तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और तो भारत की सरकार है वो चाहती है कि इन्वेस्टमेंट आए, और इसीलिए हमारे जो विदेश मंत्री ने बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। जी नेहा जी। ठीक है अश्विनी जी, जिस अलर्ट का जिक्र अभी करोड़ी जी कर रहे थे वो वाकई अलर्ट रहने की ज़रूरत है, कुछ सावधानियां ऐसे बरतने की ज़रूरत है। भले ही आप निवेश लीजिए, वो निवेश करते हैं, आप निवेश कराइए, उससे आपकी भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, उनकी भी होगी, दोनों की बेहतर होगी, अच्छी बात है। हमें भी ज़रूरत है, उन्हें भी अपनी ज़रूरत है, वो भी भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देखते हैं। लेकिन वो अलर्ट जिसका जिक्र अभी करोड़ी जी कर रहे थे, कितना ज़रूरी है भारत के लिए? बिल्कुल, वो मैंने पहले भी कहा, जहाँ हमें सिक्योरिटी थ्रेट है ऐसे सेक्टर पे बिल्कुल इन्वेस्टमेंट हमें नहीं चाहिए, और सरकार उसके ऊपर बहुत गंभीर है। और विदेश मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है वो भी उसी लाइन पर है। दूसरा जो बात कर रहे थे कि जो चीजें यहाँ आती हैं सस्ती आती हैं, तो उसके लिए सरकार यहाँ पर उस इंडस्ट्री को एक मौका दे रही है, उसको और चांसेस दे रही हैं, उनको सुविधाएं दे रही हैं। जैसे खिलौने हैं, तो खिलौने पहले एक समय में चाइना से सारे आ रहे थे, लेकिन आज भारत में भी उसका प्रोडक्शन शुरू है और सरकार उनको इंसेंटिवाइज कर रही है। तो ऐसे ही और जो भी चीजें हैं जो कि वहां से आती हैं, सस्ती होती हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को उसके कारण नुकसान होता है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी इंडस्ट्री को और इंसेंटिवाइज सरकार को भी करने की जरूरत है, और जनता भी निश्चित रूप से, अगर वो कुछ उस तरह के चाइनीज प्रोडक्ट को हम बायकॉट ना भी कहें, हम उसका यूज बंद कर देंगे तो उसका इंपोर्ट जो है ऑटोमेटिकली कम होगा, और हमारा जो ट्रेड है वो डेफिसिट जो है वो कम होगा। तो इसलिए जिस संबंध है वो ग्लोबली ठीक है, लेकिन सेंटिमेंटल भी है, क्योंकि पड़ोस में है, जब वो कोई हरकत करता है तो निश्चित रूप से देश के जो नागरिक हैं उनके मन में एक उसकी भाव आता है, और उसके कारण से वो एक्शन करते हैं। और अगर वो उसका यूज करना बंद कर देंगे, ऐसी जो चीजें जो कि सिर्फ वहां से आ रही हैं, और उस इंडस्ट्री को सरकार यहाँ पर इंसेंटिवाइज करेगी, उनको कुछ सुविधाएं देगी, तो और टैक्सेस में या बाकी चीजों में सुविधा देगी, तो वो चीजें यहाँ पर सस्ती और अच्छी उपलब्ध होंगी। तो एक इंपोर्ट का जो बर्डन है वो भी कम होगा, और देश में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी सुदृढ़ होगा। तो ये सारी चीजों के ऊपर मुझे लगता है सरकार गंभीर है, काम कर रही है, लेकिन समय समय पर उसकी जो डेवलपमेंट होती रहती है, उस नाते कोई रिएक्शन आते हैं, उसके कारण से एक जो है तो उसके ऊपर चर्चा भी होती है, और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि चाइना एक जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत ईमानदार देश नहीं है।
वो जहाँ पर भी जो भी करता है वो एक उसके पीछे उसका एक निहार जो स्वार्थ है वो एक अच्छा स्वार्थ नहीं है। वो उसका एक उसकी मानसिकता है कि उस देश के ऊपर मेरी पकड़ हो, वहाँ की इकोनॉमी पे पकड़ हो। तो उस तरह की जो सोच है उसके कारण से भी बाकी कंट्रीज में भी उसके प्रति जो रवैया है वो अच्छा ही हो सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे एस जयशंकर ने जिस बात का जिक्र किया है कि इसकी समीक्षा की ज़रूरत है, कि चीन से जुड़े हुए निवेश की समीक्षा ज़रूरी है, कितने निवेश हो रहा है इसकी समीक्षा की जानी चाहिए, चीनी निवेश की मंजूरी से पहले सावधानीपूर्वक जाँच हो, ये भी कहा है जयशंकर ने। लेकिन तमाम चीज़ें ज़रूरी है, साथ ही साथ लोगों को भी इस बात को समझना होगा कि आपको अगर भारतीय चीज़ ज़्यादा बेहतर मिल रही है तो उसकी तरफ ज़्यादा आप आकर्षित हो या ज़्यादा उसको खरीदने की चाहत रखें, बजाय बाकी विदेशों से आए हुए सामान की बजाय। इसी के साथ मुद्दा में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।